एपिसोड 510 रेशमी का बॉस कौन। अनिका की बात सुनने के बाद चिराग ने अपने आदमियों को इशारा करके रेशमी को बेसमेंट वाले रूम में ले जाने कहा। रेशमी भी बिना डरे उसके आदमियों के साथ चली गई। उन लोगों के कमरे से बाहर जाते ही अनिका भी उन लोगों के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही चिराग ने रोहित से कहा, सर, आपको लगता है कि मैडम को यह काम करने देना चाहिए? अगर आप कहें तो मैं अपने आदमियों से कहकर उस लड़की के दिल में दबे सारे राज बुलवा सकता हूँ। मुझे यकीन है कि वह हमारा टॉर्चर 1 मिनट में ही सहन नहीं कर पाएगी। सब कुछ फटाफट बोल देगी। हाँ, उसके लिए हमारे आदमियों में से एक को अपना उसूल तोड़ना पड़ेगा और एक लड़की पर हाथ उठाना पड़ेगा। मगर आप जानते हैं कि यही करना सही रहेगा हमारे लिए। इस लड़की ने अपने पीछे के असली मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है ये लड़की। रोहित को पता था कि चिराग की बात सच थी, मगर चिराग अनिका को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। रोहित अनिका की उन ताकतों के बारे में जानता था जिनसे चिराग अभी तक रूबरू नहीं हुआ था। रोहित ने उसकी बात का जवाब ना देते हुए कहा, फिलहाल अनिका जो कह रही है वह करो, बाद में देखते हैं। यह कहने के बाद रोहित भी कमरे से बाहर निकल गया। चिराग रोहित के पीछे पीछे बेसमेंट की ओर जाने लगा। मारवा हाउस के बेसमेंट में न सिर्फ वीआईपी कार के लिए पार्किंग बनाई गई थी, बल्कि एक ऐसा कमरा भी बनाया गया था जिसे लोग एक बॉम्ब प्रूफ शेल्टर भी कहते थे। अगर किसी दिन दुश्मन हमला कर दे और पूरी की पूरी मारवा बिल्डिंग को ही उड़ा दे, फिर भी मारवा परिवार के लोग इस कमरे में बड़े ही हिफाजत से पूरे 1 महीने तक जिंदगी गुजार सकते हैं। इस बेसमेंट में हर तरह की सुविधा मौजूद ही है। खाने पीने से लेकर जिंदगी गुजर बसर करने की सारी जरूरी चीजें यहाँ पर मौजूद थी। इस कमरे की बनावट कुछ इस तरह था कि अंदर चाहे जो कुछ भी हो, उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच सकती थी। चिराग के आदमियों ने रश्मि को कमरे के बीचों बीच एक चेयर पर बैठाकर उसे रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधते वक्त रश्मि को दर्द जरूर महसूस हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर वह दर्द का एहसास वो आने नहीं दे रही थी। जब अनिका कमरे के अंदर आई तो अनिका और रोहित की ओर देखकर रश्मि ने कहा, तुम लोग चाहे जो कुछ भी कर लो मेरे साथ, मैं वही कहूँगी जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं वह बात कभी नहीं कहूँगी जो तुम लोग सुनना चाहते हो। रश्मि का कॉन्फिडेंस देखकर इस बार चिराग को भी लगा कि अनिका को रश्मि के मामले में नहीं पड़ना चाहिए था, मगर फिर उसने मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि यह शायद लड़की के बीच का सवाल था। शायद ऑफिसर में काम करते वक्त रश्मि ने अनिका को बहुत परेशान किया होगा और आज उसी का बदला लेने के लिए अनिका रश्मि की अच्छी तरह से पिटाई करना चाहती थी। चिराग ने सोचा था कि एक बार अनिका अपनी भड़ास उतार ले, उसके बाद वह फिर से रश्मि के मैटर का चार्ज अपने हाथ में ले लेगा। इसलिए बिना बोले वह वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। अनिका रश्मि के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर में रखे और रश्मि को गौर से देखने लगी। रश्मि भी अनिका की आंखों में आंखें डालकर उसे घूर घूर कर देख रही थी। चिराग के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगा जैसे अनिका को आगे क्या करना है, इस बात का उसे पता नहीं था। उसने सोचा कि अनिका की कुछ मदद की जाए, इसलिए एक बड़ा सा हंटर लेकर वह अनिका के पास आकर कहने लगा, मैडम, यह देखिए, यह कोई मामूली हंटर नहीं है। इसके ऊपर कई सारे कांटे लगे हुए हैं। अगर इंसान के शरीर पर एक बार पड़ जाए तो समझ लो यह हंटर उसके जिस्म पर नहीं बल्कि उसका आत्मा पर वार करेगा। बेहद खतरनाक है।
ताकतवर से ताकतवर गैंगस्टर भी इस हंटर की 2 मार से ज़्यादा सहन नहीं कर पाता। सब कुछ पोपट की तरह उगल देता है। उस हथियार की ओर देखकर अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद ना में सर हिला दिया। अनिका ने इनकार को देखकर चिराग और उसके साथ खड़े आदमी चौंक गए। अनिका ने इतने खतरनाक हथियार को इस्तेमाल करने से मना किया था। इसका मतलब साफ था कि अनिका इससे भी और ज़्यादा खतरनाक हथियार रश्मि के ऊपर इस्तेमाल करना चाहती थी। इस बार चिराग को एक बात साफ हो गई थी कि जरूर अनिका ऑफिस में हुई किसी पुरानी दुश्मनी का बदला रश्मि से लेना चाहती थी। उसे इस बात का डर था कि अगर अनिका ने गलत तरीके से रश्मि पर किसी तेज हथियार से वार किया और रश्मि की जान निकल गई तो रश्मि के मुंह से सच उगलवाने का काम अधूरा रह जाएगा। मगर वो अच्छी तरह जानता था कि वह अनिका के साथ किसी भी तरह की आर्गुमेंट नहीं कर सकता था। चिराग ने पास पड़े एक बक्से में से एक और हथियार निकालकर अनिका को दिखाया। उसने कहा, "यह देखिए मैडम, यह एक ऐसा हथियार है जिसे अगर किसी भी इंसान के शरीर के साथ कांटेक्ट में ला दिया जाए तो इसमें से इतनी तेज बिजली के झटके उस इंसान को महसूस होते हैं कि उसकी हड्डियां का पाउडर बन जाता है। अक्सर वार के बाद पड़े गए दुश्मन देश के सोल्जर पर इस तरह का हथियार इस्तेमाल किया जाता है जिससे दुश्मनों की प्लानिंग के बारे में तुरंत पता लगाया जा सके। इसके झटकों के सामने कोई भी आदमी कुछ ही सेकंड में घुटने टेक देता है और फिर यह तो एक नाजुक सी औरत है। मुझे नहीं लगता है कि हथियार का इस्तेमाल इस औरत पर करना चाहिए। बेचारी इसे छूते ही मिट्टी का ढेर बन जाएगी। चिराग की बात सुनकर उसके सारे आदमी एक साथ रश्मि पर हंसने लगे। अनिका ने पहले हथियार की ओर देखा, फिर उस हथियार को अपने हाथ में पकड़कर अनिका ने अच्छी तरह उस हथियार को चेक किया। कुछ देर बाद उसने वह हथियार फिर से चिराग के हाथ में देते हुए ना में अपना सर हिला दिया। उसने इस हथियार का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। चिराग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका रश्मि के साथ करना क्या चाहती थी। कितना खतरनाक हथियार वह रश्मि के ऊपर इस्तेमाल करना चाहती थी। एक के बाद एक चिराग ने बक्से में रखे सारे हथियार अनिका को दिखाना शुरू किया, मगर हर हथियार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद अनिका उस हथियार को इस्तेमाल करने से मना कर देती है। चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह से अनिका रश्मि को इंट्रोगेशन करना चाहती है। खूंखार लोगों के पास इसी तरह से बात निकलवाई जाती थी। इससे ज़्यादा वायलेंट तरीका चिराग ने खुद भी कहीं नहीं देखा था। अगर आखिर अनिका रश्मि के साथ क्या करना चाहती थी, यह बात सबकी समझ से बाहर थी। कुछ ही दूर एक चेयर पर बैठा रोहित बड़ी ही शांति से अनिका की हर चाल समझने की कोशिश कर रहा था। रोहित अब तक यह जान चुका था कि यह भी अनिका का एक साइकोलॉजी तरीका था रश्मि को डराने का। जब जब चिराग खतरनाक हथियारों के बारे में अनिका को बताता था तब 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 वह सारी बातें सुनकर रश्मि के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था। रश्मि पहले जितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, अब उसके चेहरे पर वह कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। रश्मि की बॉडी लैंग्वेज काफी बदल चुकी थी। उसने उसके माथे से पसीना बहने लगा था और उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। जब चिराग को अनिका की प्लानिंग समझ नहीं आई तो उसने अपने आदमियों से कहा, "मुझे लगता है मैडम इन सारे हथियारों के बारे में अच्छी तरह जानती नहीं है, मगर कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे इन हथियारों को किस तरह इस्तेमाल करना है। वह बारी बारी से हम लोग इस लड़की पर इस्तेमाल करके मैडम को दिखाएंगे। एक बार मैडम सीख लेगी, उसके बाद मैडम भी इन हथियारों को इस लड़की पर आजमाएगी। मैडम की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा।"
चिराग की आवाज़ सुनने के बाद अचानक ही अब तक शांत बैठी रश्मि अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मगर जब उसे लगा कि उसका उन रस्सियों से आज़ाद होना नामुमकिन है, तो रोहित की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, मिस्टर मारवा, आपको क्या लगता है इस तरह मुझे टॉर्चर करने के कुछ हासिल होगा? या मत भूलिए कि आप ज़बरदस्ती मेरे कमरे में 6 साल पहले घुस आए थे। आपने मेरा रेप किया था और अब आप मुझ पर इस तरह का टॉर्चर करना चाहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि देश का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अंदर से एक जानवर निकलेगा जो एक लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है। ठीक है, तो मैं फिर तैयार हूँ। जो जुल्म करना चाहते हो कर सकते हो, मगर मैं भी अपना मुंह नहीं खोलूँगी। यह कहने के बाद रश्मि आंखें बंद करके अपनी जगह पर बैठ गई। रश्मि के चेहरे पर फिर से वही कॉन्फिडेंस नजर आने लगा था जो कुछ वक्त पहले उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। चिराग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रश्मि के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था। रोहित भी रश्मि के कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा था। वो वही लड़की थी जिसने स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को इतने वक्त में से बेवकूफ़ बना रखा था। उसने यह दावा किया था कि वह मिस्टर वाई को जानती है। उसने यह भी दावा किया था कि वह ब्लैक कैट को जानती है। हालांकि रोहित जानता था कि दोनों ही बातें झूठी थी, मगर वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर रश्मि के तार कहाँ तक जुड़े थे। रश्मि बिना डरे रोहित के इतने आदमियों के सामने बेबस लाचार बैठी थी, मगर फिर भी उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। जब रोहित ने रश्मि को स्पेशल डिपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में अपने साथ घर चलने के लिए कहा तो बिना डरे रश्मि रोहित के साथ कार में बैठ गई। ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफ़ थी, मगर ज़रूर कोई ऐसी बात थी जो उसे इस बात का कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मारवा हाउस में पहुंचने के बाद भी कोई उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता था। अनिका बड़े ही ध्यान से रश्मि के चेहरे के हर हाव-भाव को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अनिका रश्मि की आंखों में लिखी बातों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जब रश्मि को लगा कि रोहित से उसे किसी बात का मदद नहीं मिलने वाली थी, तो अचानक ही अनिका की ओर देखकर उसने कहा, तुम किस तरह की लड़की हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे होने वाले पति के साथ संबंध बना चुकी हूँ, फिर भी खामोश खड़ी सब तमाशा देख रही हो। पहली बार रश्मि की बात का जवाब देने के लिए अनिका ने अपना मुंह खोला। अनिका ने कहा, तुम किसी शादी में जा रही हो? बहुत पुरानी ख्यालों की लड़की हो तुम। 6 साल पहले हुई इस छोटी सी बात को लेकर तुम्हें लगता है कि मैं आज रोहित के साथ इस बात को लेकर झगड़ा करूंगी? अनिका अच्छी तरह जानती थी कि 6 साल पहले रोहित उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं था। वह दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था जिसमें रोहित को फंसाया गया था। बस अनिका यही जानना चाहती थी कि यह प्लान किसकी थी। अनिका ने बड़ी ही ठंडी आवाज में रश्मि के बिल्कुल पास बैठकर उससे पूछा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कौन था वो जिसने तुम्हें यह सब करने का हुक्म दिया था? किसकी प्लानिंग थी यह सब? मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं और कुछ नहीं जानना चाहती। अनिका ने अपनी आंखें रश्मि की आंखों में गाड़ कर रखी थी। रश्मि भी बिना पलक झपकाए अनिका को कुछ देर तक देखती रही। उसके बाद बिल्कुल अनिका जैसे ही आवाज़ निकालते हुए रश्मि ने भी बिल्कुल धीरे से उससे कहा, जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैंने यह सब कुछ तुम्हारी माँ के कहने पर किया था। और इसके आगे वाला एपिसोड देखने के लिए एकदम लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।